जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं POL 104, यानी हमारे जो स्टूडेंट BA सेकेंड सेमेस्टर में हैं और उनके लिए मैं POL पॉलिटिकल साइंस का 104 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल हूँ। आप देख पा रहे होंगे 2023 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है स्टूडेंट। और इस पेपर के टाइटल की बात करें तो इस पेपर का शीर्षक आपका है पॉलिटिकल थियरी, जो 4 क्रेडिट्स का आपका पेपर है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है, ताकि आपकी तैयारी हमेशा की तरह हो सके सबसे अच्छे और सबसे सही ढंग से। स्टूडेंट, साथ ही साथ बताना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाएगा हमारे साथ, ताकि आपको डीडीयू एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी वीडियोज मिलती रहे सबसे ऑथेंटिक और सबसे पहले। स्टूडेंट, साथ ही साथ हम एक भी बात और बता देता हूं कि हमारे चैनल पे 2023 POL 104 का भी प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड है, तो उसको भी जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट, साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा और फ्रेंड्स से शेयर जरूर करेगा, ताकि ये सारी यूजफुल वीडियोस सभी के पास पहुंचे और हमें सपोर्ट हो सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैड डिमांडेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी किसने संपत्ति के अधिकार की मांग की है। तो कौन सा ऐसा, ये जो ऑप्शंस है इनमें से इसकी वकालत करता है। तो मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म या गांधीइज्म, यानी मार्क्सवाद, समाजवाद, उदारवाद और गांधीवाद। तो आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, संपत्ति के अधिकार की बात करता है उदारवाद। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म जो होता है स्टूडेंट, उदारवाद, वो ये आपको राइट ऑफ प्रॉपर्टी और इक्वलिटी दोनों की बात करता है। राइट ऑफ प्रॉपर्टी और इक्वलिटी दोनों की बात करता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हु सेड पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, यानी किसने कहा राजनीति विज्ञान का अध्ययन शुरू और उसी पर समाप्त होता है। कहने का मतलब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होता है और उसी पर समाप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट दिया जेम्स विलफोर्ड गार्नर ने। तो ये दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय गार्नर, ऑप्शन बी इज राइट, कि गार्नर ने ये स्टेटमेंट दिया, हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। उसने ही कहा था कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, एंड राज्य से शुरू होता है और राज्य पे ही खत्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, दिस बुक इज रिटन बाय ग्राहम वालेस। तो ग्राहम वालास का ये बुक है स्टूडेंट, ग्राहम वालास का ये पुस्तक हो जाता है, जिसका टाइटल है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। स्टूडेंट, आप पुस्तकों के नाम अंग्रेजी में भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार उसका इसमें मानवीय गुण, राजनीति में मानवीय गुण या ऐसा करके नहीं दिया है, सीधे इंग्लिश का इंग्लिश ही टाइटल आपको मिलेगा। तो पुस्तकों के नाम आपको अंग्रेजी में भी याद रखना है, आपको हिंदी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं ग्राहम वालास, जो इंग्लैंड से हैं और ये सोशियो साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो समाज चिंतक, समाज सुधारक के रूप में ये काम कर रहे थे। ठीक है, समाजशास्त्री कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। तो ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड द राइज ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस टेक प्लेस, यानी आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ, ये पूछ रहा है कि कब हुआ माना जाता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय स्टूडेंट, इसको पहले इतिहास का अंग माना जाता था। आधुनिक राजनीति, जो राजनीति है मॉडर्न पॉलिटिक्स, तो इसको पहले एज ए सब्जेक्ट में हिस्ट्री का पार्ट माना जाता था, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक अलग से विषय के रूप में उभरा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी अगर ईयर की बात करें तो लगभग 1950 के दशक के बाद माना जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसमें सबसे सटीक बैठ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो 1940-50 के दशक से राजनीतिक विज्ञान को अलग जॉनरा माना जाता है। ठीक है, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यानी पॉलिटिकल साइंस इज साइंस ऑफ पावर। ये स्टेटमेंट किसका है स्टूडेंट, तो लॉसवेल एंड कापलान ने ये स्टेटमेंट को दिया था। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान लॉसवेल और कापलान ने कहा था, लॉसवेल एंड कापलान। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानी भाषा में पैलिक जो वर्ड है, जो ग्रीक वर्ड है, कहाँ का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और इसमें पैलिक का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो इसका अर्थ होता है डी, नगर राज्य, सिटी स्टेट को दिखाने के लिए पैलिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ग्रीक वर्ड में। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक
नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपब्लिक नाम की पुस्तक स्टूडेंट फेमस बुक हो जाती है प्लेटो की। किसकी बुक हो जाती है? प्लेटो की लिखी हुई पुस्तक है, और इसको आपको अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है। प्लेटो का दूसरा नाम स्टूडेंट एरिस्टोक्लीज था, जो अरस्तु का गुरु भी था। प्लेटो क्या था? अरस्तु का गुरु भी था, ठीक है। और इसने ही रिपब्लिक नाम की पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन, द प्रिंस के लेखक कौन है? तो स्टूडेंट द प्रिंस की रचना की मैकियावेली ने। किसने की? मैकियावेली ने की, ठीक है। मैकियावेली ने इसकी रचना की। तो मैकियावेलियन से इसको आपको समझ लेना चाहिए कि द प्रिंस किसका है? मैकियावेली है, ठीक है। और जिसमें स्टेट की थियरी की भी बात ये करता है। अगला क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत यानी क्लास स्ट्रगल थियरी किसने दी? तो क्लास स्ट्रगल थियरी इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। इसने अमीर और गरीब वर्ग के संघर्ष को, अपर क्लास और लोअर क्लास के संघर्ष को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। कि जो जो अपर क्लास है वो हमेशा लोअर क्लास को डोमिनेट करता है, दबाता है, शोषण करता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, चौखंबा राज यानी 4 पिलर स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? 4 पिलर यानी चौखंबा राज्य का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन है? तो स्टूडेंट ये कोई और नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, ठीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ही चौखंबा राज्य, जिसको आप 4 पिलर स्टेट की कहते हो, तो ये इसका विचार देने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, जहां उन्होंने पंचायती राज को सपोर्ट किया था। किसको, किस पे बल दिया था? पंचायती राज के महत्व पर बल दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति जो है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट माना जाता है कि मनुस्मृति की रचना महर्षि सुमति भार्गव द्वारा की गई, जिसमें 12 अध्याय और 2684 श्लोक। तो कितने चैप्टर हैं? 12 चैप्टर है। और श्लोकों की संख्या स्टूडेंट इसमें कितनी है? तो 2684 श्लोक इसमें माने जाते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 2684 श्लोक है मनुस्मृति में, और महर्षि सुमति भार्गव द्वारा ये रचित माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, कौन लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है, यानी कौन सा लोकतंत्र का इसेंशियल कंडीशन इसमें से नहीं है जो दिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायपालिका जो है, कमिटेड जुडिशरी, ये लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त नहीं है। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, इंडिपेंडेंट न्यायपालिका की बात की गई है। तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो कमिटेड जुडिशरी, ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी स्वतंत्रता, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये इसेंशियल कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी है। अब किसने 2 प्रकार की असमानता की पहचान की? किसने आइडेंटिफाई किया 2 तरह का इनइक्वालिटी, जिसमें एक को कहा नेचुरल इनइक्वालिटी और दूसरे को कहा कन्वेंशनल, यानी 2 तरह की असमानता, एक को प्राकृतिक असमानता, दूसरे को पारंपरिक असमानता। किसने बांटा असमानता को 2 पार्टों में? तो स्टूडेंट असमानता को 2 भाग में विभाजन किया जीन जैक रूसो ने। जीन जैक्स रूसो ने, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, रूसो ने बांटा था, ठीक है। इनइक्वालिटी को 2 भाग में, नेचुरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। ओके, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यूनानी राजनीतिक चिंतक नहीं है? कौन सा इसमें से जो है वो ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर नहीं है? तो स्टूडेंट सुकरात है, प्लेटो है और अरस्तु है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये आपके ग्रीक के हैं, लेकिन जो मैकियावेली है ये आपका इटालियन है स्टूडेंट। तो मैकियावेली स्टूडेंट, इसका जन्म फ्लोरेंस के इटली में हुआ था, और ये जो है ग्रीक यानी आपका यूनानी राजचिंतक नहीं है। इसका मैकियावेली का जन्म 1469 1469 में इटली में हुआ था। ये किसका कब बर्थ होता है? 1469 इटली में बर्थ होता है स्टूडेंट्स। चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन कर रहा है, किसने राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, और बहुत बार रिपीट भी कर रहा है, ठीक है। मैंने आपके 4th सेमेस्टर का भी पेपर कराया है स्टूडेंट, तो उसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2nd सेमेस्टर में भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास समय रहा तो आप 2023 के साथ साथ 2022 का भी पॉलिटिकल साइंस 104 105 के पेपर्स को देख लीजिएगा, और एक्स्ट्रा टाइम रहा तो आप 203 204 को मॉडल पेपर के रूप में भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। अगले, तो राजनीतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये माना जाता है स्टूडेंट अरिस्टोटल को, अरस्तु को। और किसी भी विज्ञान का पिता कौन माना जाता है? अगर किसी फादर ऑफ साइंस बस कहें तो भी अरिस्टोटल को माना जाता है, और अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी माना जाता है, ठीक है। चलिए, और ये अरस्तु किसका शिष्य था? तो ये प्लेटो का शिष्य था, ठीक है, जिसने प्लेटो के ही विचारों का खंडन किया था। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है? तो स्टूडेंट, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताई है। कितनी बताई है? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, 5040 बताया है, ठीक है।
आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताया। वहीं अरिस्टोटल ने कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है। इसको भी याद रखिएगा कि अरस्तु ने राज्य की कोई निश्चित जनसंख्या नहीं बताई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने आधुनिक राज्य के रूप में आधुनिक राज्य कह रहा है कि फर्स्ट स्टेट को मॉडर्न रूप में किसने इस्तेमाल किया, यानी जो किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम उपयोग किया, राज्य शब्द का उपयोग आधुनिक रूप में किसने किया। तो स्टूडेंट राज्य शब्द का उपयोग जो है आधुनिक रूप में मॉडर्न फॉर्म में सबसे पहले मैकियावेली ने किया, ठीक है। और इसने किसने किया, अपने बुक द प्रिंस में। इसकी जो बुक आई थी जो आधुनिक रूप में इसने राज्य शब्द का इस्तेमाल किया अपने पुस्तक द प्रिंस में, जहां पे उसने राज्य के लिए लो स्टेटो किस शब्द का इस्तेमाल किया था, लो स्टेटो, STATO, आधुनिक राज्य के लिए राज्य शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लो स्टोटो के रूप में उपयोग कर रहा है, जो बाद में स्टेट के रूप में शब्द परिवर्तित हो गया। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के राइटर कौन है, तो स्टूडेंट जेम्स ब्राइस को मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक का राइटर माना जाता है। इन्हीं द्वारा ये लिखी हुई पुस्तक है। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट, जेम्स ब्राइस, याद रखना है आपको, मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन कर रहा है सीले ने राजनीतिक विज्ञान में किससे संबंध माना है। तो स्टूडेंट सीले ने राजनीतिक विज्ञान को यानी पॉलिटिकल साइंस का कनेक्शन किससे बताया है, गवर्नमेंट से बताया। किससे बताया, गवर्नमेंट से बताया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का कनेक्शन किससे बताया, सीले ने सरकार से बताया, ना कि राज्य से, व्यक्ति से बताया, ठीक है। किससे बताया, सरकार से बताया। सीले ने एक बहुत महत्वपूर्ण कथन का, स्टूडेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए, उसने कहा था हिस्ट्री इज द रूट एंड पॉलिटिकल साइंस इज फ्रूट, यानी इतिहास ही जो है वो जड़ है और पॉलिटिकल साइंस क्या है, उसका उस वृक्ष का फल है, ठीक है। तो एक जो वृक्ष है समाज में, तो उसका कह रहा है कि जो पूरा मनुष्य का जो है, तो हिस्ट्री क्या है, जड़ है, और जो पॉलिटिकल साइंस है क्या है, उसी जड़ से जो पेड़ तैयार हुआ है उसी से निकला हुआ फल है। ये बात सीले ने ही कहा था, इसको भी आप याद रखोगे। छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूं स्टूडेंट, उसको आप नोट करते रहोगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। इसी से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आते रहते हैं, ठीक है। इससे लगता है कि हम कुछ अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दी। तो राज्य के लिए सबसे अच्छा डिफिनेशन देने का श्रेय किसको जाता है स्टूडेंट, तो इसमें से हमको तय करना है। तो अरस्तु, प्लेटो, सिसरो, इसमें से कोई नहीं, गार्नर हमारा राइट आंसर हो जाता है। सबसे अच्छा राज्य का डिफिनेशन किसने दिया था, गार्नर ने दिया था। इसने राज्य के 4 आवश्यक तत्वों पे भी जोर दिया था, जिसमें मनुष्य का समुदाय, 4 आवश्यक तत्व अगर पूछता है किसने बताए तो गार्नर ने बताए हैं। और इसको भी आप इस तरह समझ लीजिए कि वो 4 आवश्यक तत्व क्या है, मनुष्य का समुदाय, एक प्रदेश जहां सभी स्थायी रूप से उस जनता निवास करे, तीसरा आंतरिक संप्रभुता उस राज्य के पास हो, और चौथा मजबूत राजनीतिक संगठन उस देश के पास, उस राज्य के पास होने चाहिए। तो सबसे उपयुक्त परिभाषा इसमें से गार्नर की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है। तो सोवर्निटी जो है वो किसका आवश्यक तत्व है, तो वो राज्य का, किसका, कि राज्य संप्रभु राज्य होना चाहिए। राज्य कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास अपनी शक्ति होना चाहिए, उस पर बाहरी दखल नहीं होना चाहिए। तो सोवर्निटी किसका आवश्यक तत्व है, राज्य का आवश्यक तत्व है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ओल्डेस्ट थियरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है। तो स्टूडेंट राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत माने जाते हैं। तो स्टूडेंट राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है उसको दैवी सिद्धांत माना जाता है, जिसमें माना जाता है राज्य को मनुष्य ने नहीं बनाया बल्कि ईश्वरीय सत्ता यानी दैवी सत्ता यानी ईश्वर ने खुद ही बनाया है राज्य को, ना कि मानव ने बनाया है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संबंधित विचार रखे। तो सामाजिक संबंधी विचार जिसको आप कहते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यू। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यू किसमें, हॉब्स की जो फेमस पुस्तक है लेवियाथन, जिसमें एक दैत्य, लेवियाथन को एक दैत्य माना है, और तो उसमें इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यू के विचार को लेवियाथन नामक पुस्तक में हॉब्स ने रखा है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, लेवियाथन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक, अब इसने लिखा है कि किसने एक्सप्रेस किया था। देखिए 2 बात समझिएगा, इससे पहले क्वेश्चन को भी चलिए दिखा देता हूं कि कौन अपने बुक में, हॉब्स किस बुक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट व्यू को रखता है, तो लेवियाथन में रखता है, ये ठीक है। लेकिन अगला कह रहा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक ही किसने लिखी है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक लिखने का श्रेय जाता है रूसो को, और हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात अपने किस पुस्तक में की है, तो लेवियाथन में की है। दोनों प्रश्न का मतलब डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। हॉब्स मत लगा के चले आएगा कि हॉब्स ने ऊपर बात की है तो यहाँ पे भी वही हॉब्स होगा, ऐसा नहीं है।
सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है? तो जीन जैक रूसो की है। ठीक है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक रूसो द्वारा आई, ये कब आ रही है? 1762 में, 1762 में आ रही। कब आ रही है स्टूडेंट्स? 1762 में। और इस पुस्तक को कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट यानी राजनीतिक अधिकार के सिद्धांत। ठीक है, इसको इस नाम से भी जाना गया, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में आई थी, जिसको रूसो ने लिखा था। ठीक है, छोटी छोटी बातों को, एक्स्ट्रा बातों को नोट करेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लीबर शब्द से लिबर्टी बना, यानी लिबर्टी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लीबर विच मीन्स, जिसका क्या अर्थ होता है, और सॉरी किस भाषा से आया है। तो स्टूडेंट पहले यही बता देता हूं क्या अर्थ होता है जब ये कह दिया तो लीबर वर्ड, लिबर्टी वर्ड लीबर से बना है, जिसका मतलब होता है फ्री या स्वतंत्र, यानी फ्री और इंडिपेंडेंट। और ये किस भाषा का शब्द है लीबर? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका ऑप्शन ए ही राइट होगा। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है लीबर, जिसका मतलब होता है फ्री और इंडिपेंडेंट, इसी से लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला करा, कौन से विद्वान ने स्वतंत्रता को अति शासन यानी ओवर रूल का क्या कहा है? विलोम कहा है। यानी जो ओवर रूल है, जो अति शासन है, वो स्वतंत्रता का क्या है? विलोम है। ये बात किसने की है? तो स्टूडेंट ये बात सीले ने की है। ये स्टेटमेंट किसका हो जाता है स्टूडेंट? सीले का हो जाता है, ऑप्शन सी, सीले का ये स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, सीले ने क्या कहा है कि उसने लिबर्टी को एंटोनिम ऑफ ओवर रूल बताया, यानी स्वतंत्रता को अति शासन का विलोम बताया है सीले ने। इनका पूरा नाम जॉन रॉबर्ट सीले था, और उसने ये बातें किसमें कही? अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का परिचय। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस में सीले ने ये बात कही है। तो सीले की एक पुस्तक क्या हो जाती है? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समाज में समानता का निहितार्थ, निहितार्थ जो है वो किसका अभाव है? तो समाज में समानता का निहितार्थ जो है वो अभाव है किसका? तो स्टूडेंट वो विशेष अधिकारों का। जब समाज होता है तो उसमें विशेष अधिकार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, तो समानता का जो है, इक्वालिटी जब होती है समाज में, तो वहां पे विशेष अधिकार नहीं होते हैं, क्योंकि बराबरी होती है ना, इक्वालिटी होती है, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। तो उसमें इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी जब दी जाती है तो उसमें विशेष अधिकारों का अभाव होता है, यानी किसी को अलग से कोई अधिकार नहीं दिए जाते हैं जहां पे इक्वालिटी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण, तो संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण बोल रहा है स्टूडेंट, तो वो भारत है। संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? भारत है। बाकी संसदीय पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कनाडा में है, ब्रिटेन में है, इटली में है, ठीक है, जापान में भी है, लेकिन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहां का माना जाता है? तो भारत का माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है? तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। क्या है? अमेरिका है। चाइना को नहीं मानेंगे, चाइना में तो तानाशाही चलती है। ठीक है, भले ही वहां राष्ट्रपति देश को चला रहा है, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अमेरिका को माना जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण किस देश को? अमेरिका को माना जाता है। संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष क्या होता है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो गवर्नमेंट नेशन हेड होता है वो क्या होता है? तो वो वास्तविक, वो अध्यक्ष ना, मतलब वास्तविक प्रधान या रियल हेड ना होके वो क्या होता है? कार्यकारी प्रधान होता है। क्या कैसा प्रधान होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो क्या होता है? एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जिसको कार्यकारी प्रधान कहते हो, और माना जाता है वो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो जो क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट, और जो कैसा व्यक्ति होता है? वो एग्जीक्यूटिव हेड यानी कार्यकारी प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान अर्ध संघीय है, यह कथन किसका है? यानी जिसको अर्ध संघीय बोले तो क्वाजी फेडरल, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्वाजी फेडरल है। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट केसी वियर का है। केसी वियर ने ही कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो क्या है? क्वासी फेडरल है, यानी अर्ध शासकीय है। इसको सेमी फेडरल के नाम से भी जानते हैं। और ये किसने कहा? के एस वियर ने। अब क्वासी फेडरल क्या होता है स्टूडेंट? जहां पे केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से अधिक शक्तियां होती हैं, तो वो जो ठीक है, तो वो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसको क्वाजी फेडरल कहते हैं, जहां पे केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार से अधिक शक्तियां होती हैं। और जो अमेरिका है वो कंप्लीट या फुल फेडरल स्टेट है, वहां पे राष्ट्र, ठीक है, तो वहां राज्य के पास शक्तियां होती हैं। ठीक है, केंद्र से अधिक शक्तियां वहां पे राज्य, मतलब राज्य के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर रहा है मीनिंग ऑफ सफरेज, यानी मताधिकार का अर्थ है।
तो मताधिकार का अर्थ है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मत देना, वोट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही। स्वेच्छा अनुसार मत देना, अपने मन से मत देना, बिल्कुल। मत देना, कास्ट वोट, बिल्कुल सही। तो डी स्टूडेंट, डी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, उपरोक्त सभी। उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? अगला प्रश्न कह रहा है उदारवाद का जनक कौन है स्टूडेंट? तो फादर ऑफ लिबरलिज्म वो जॉन लॉक को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन लॉक को माना जाता है। जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी राइट रहेगा, ठीक है, जॉन लॉक। ठीक, ओके। और जॉन लॉक का जन्म कब होता है? 1632 अमेरिका में जन्म होता है। 1632 अमेरिका में जॉन लॉक का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजेस फेयर। लेजेस फेयर जो वर्ड है, लेजेस फेयर, ये किस भाषा का शब्द है? तो स्टूडेंट, लेसेज फेयर मतलब होता है लेट पीपुल डू एज दे चूज, यानी लोगों को वैसा करने दो जैसा वो चाहते हैं, उसके लिए एक शब्द है लेसेज फेयर, ठीक है। तो लोगों को वो करने दो जैसा वो चाहते हैं। तो ये किस भाषा का शब्द है? तो लेजेस फेयर स्टूडेंट फ्रेंच भाषा का एक फ्रेज है। फ्रेंच भाषा का एक फ्रेज है, यानी शब्दों का एक समूह है, ठीक है, जिसका मतलब होता है लोगों को वो करने दो जैसा वो करना चाहते हैं, यानी उनको फ्रीडम दो। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला का उदारवाद पुस्तक यानी लिबरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिबरलिज्म के जनक मैंने बता दिया, जॉन लॉक को माना जाता है। और लिबरलिज्म पुस्तक किसकी है? तो ये हॉब हाउस की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? हॉब हाउस की, ठीक है। इसका पूरा नाम लियोनार्ड हॉब हाउस था, ठीक है। हॉब हाउस का पूरा नाम लियोनार्ड हॉब हाउस था, ठीक है। और हॉब हाउस 1911 में ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिज्ञ था। इसने अपनी पुस्तक जो लिखी उदारवाद, जो लिबरलिज्म पुस्तक, ये कब लिखी गई? 1911 में लिखी गई, ठीक है। हॉब हाउस द्वारा 1911 में लियोनार्ड हॉब हाउस ने लिखा, जो ब्रिटिश उदारवादी राजनीतिज्ञ चिंतक था, ठीक है। ओके, अगला बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना, लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री? फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री नामक की पुस्तक जो है ये लिखा हेगल ने। ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा, हीगल की ये पुस्तक हो जाती है। और हीगल ने पहले इसको लेक्चर के रूप में दिया था कहीं पे, बाद में इसको पुस्तक का रूप दिया गया। तो लेक्चर इसने दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। अगर पूछा जाए फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री नाम का लेक्चर या पुस्तक को सबसे पहले हेगल ने कहा दिया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में, बर्लिन की यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था। उसी को बाद में एक पुस्तक के रूप में संकलित किया गया उस लेक्चर को, हीगल के। इसी को कहते हैं फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का दर्शन। ये हीगल की पुस्तक हो जाती है। और 1770 में हीगल का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? यानी साइंटिफिक सोशलिज्म। तो साइंटिफिक सोशलिज्म का प्रवर्तक यानी फादर किसको माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। साइंटिफिक सोशलिज्म का फादर किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा को जन्म भी देते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक अभिन्न अंग है? तो लोकतंत्र का आवश्यक और अभिन्न अंग क्या है? स्कूल, दबाव समूह, जनता, हित समूह। तो लोकतंत्र का आवश्यक और अभिन्न अंग है जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी की क्या दी गई? गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए। तो सबसे आवश्यक अंग को क्या हो जाती है? जनता हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्टूडेंट, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक की पुस्तक को लिखा लेनिन ने, ठीक है। इसको व्लादिमीर लेनिन ने यह पुस्तक लिखी। और किस सन में लिखी? 1917 में, 1917 ईयर बता रहा हूं, पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। तो द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नाम की पुस्तक 1917 में लिखी लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने, ठीक है। ऑप्शन बी है हमारा राइट। और बढ़ चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। जो 40 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण में कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बात करें स्टूडेंट कि राजनीतिक विज्ञान क्षेत्र के मूल्यों के आधिकारिक वितरण, मूल्यों का जब हम बंटवारा करते हैं तो कौन सा जो है जो, ठीक है, तो कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसमें स्टीन को माना जाता है स्टूडेंट, ठीक है, स्टीन को माना जाता है, ठीक है। इसी ने मतलब स्टीन को ही डिसिप्लिन ऑफ ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए थे वो कवर किया। इस बार 50 क्वेश्चन आएंगे रिटन पेपर नहीं होने के नाते, जो 15 नंबर के हो रहे थे।
तो अभी तो 50 क्वेश्चन एमसीक्यू की हम उम्मीद करेंगे स्टूडेंट्स, जो आपके 75 मार्क्स के हो जाएंगे, 1.5 नंबर के, और आपका 25 नंबर्स का असाइनमेंट प्रोजेक्ट रहने वाला है पर सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तब तक अपनी तैयारी को अच्छे से रखिएगा और वीडियोस को फ्रेंड्स के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट्स आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक।